हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम तो क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग इस क्लास को नहीं देख पाए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट सीटेट मैथ के नाम से होगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन आ गया। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री से आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कह रहा है कि पैरेललोग्राम हैज ए फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपको इसमें से बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी आकृति को दो एकदम इक्वल हूबहू भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे ये वर्ग है, वर्ग की एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है, एक दूसरी वर्ग की लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, तीसरी क्या होगी, ये विकर्ण से होकर के जाएगी, चौथी ये होगी, ये होगी। तो वर्ग में टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4 होती हैं। आयत में कितनी होती हैं? आयत में देखिए, आयत में क्या होगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से आएगी, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, विकर्ण से अगर आप ले जाओगे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा इसको, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि आयत में 2 और वर्ग में 4 होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? देखिए, इस तरीके की जो आकृति होती है इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं ना, जिसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, ठीक है, और पैरेलल भी होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। देखिए, अगर मैं इसको, कोई ऐसा तरीका है कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ बीच से, देखिए इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँगा तो आप बताएंगे कि ये दोनों आकृति आपस में बराबर नहीं है ना। आकृति बराबर होने का मतलब क्या है? जैसा ये है वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। जैसे हमें आयत में दिखता था, जो यहाँ पे एक एज है वैसे ही एक एज यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कॉर्नर यहाँ पे है तो ऐसे ही कॉर्नर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉर्नर आ रहा है, तो इसका अगर मिरर लेते हो, मिरर इमेज शीशे में जैसे देखते हो ना, जहाँ पे आप रहते हो वैसे ही ठीक पीछे आप शीशे में वहीं पर दिखाई देती हो चीज़। तो ऐसे ही अगर एक मिरर है, बीच में दर्पण है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होनी चाहिए। तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। दूसरी, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है, इसका अगर मिरर इमेज आप लोग तो यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई और है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। विकर्ण से तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे है तो इसका मिरर इमेज यहाँ आना चाहिए। तो आपका समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ करके आपको शेप आइडेंटिफाई करना होगा, शेप कैसा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तथा सभी कोण बराबर हैं। ठीक है, तो यह आकृति कैसी होगी? अब देखिए, ऑप्शन वाइज जाते हैं। सबकी भुजाएं जो है ना, ले रखा है सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं जो हैं समांतर हैं। तो सम्मुख भुजाएं समांतर तो सब में होती हैं, वर्ग में भी होती हैं, आयत में भी होती हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं और समचतुर्भुज में भी होती हैं। चारों जो आकृतियां हैं इन सब में क्या होती हैं, आपस की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की जो भुजा होती हैं समांतर होती है। सभी जो कोण है ना बराबर है। ये वाला पॉइंट ना आपका डिसाइड करेगा कि कौन सी आकृति बराबर। देखिए, सभी कोण बराबर हैं, आपको दिख रहा है ना, ये आयत है, आयत में सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। वर्ग में सभी कोण होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज मतलब जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, और समचतुर्भुज जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सभी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। कैसे हो सकते हैं बराबर? देखिए ना, ऐसी होती है ना आकृति किसकी, तो सभी कोण बराबर तो हो ही नहीं सकते ना। ये डिफरेंट होगा, इससे डिफरेंट होगा, तो सभी कोण बराबर इसमें हो ही नहीं सकते। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज इन दोनों में क्या होंगे? सभी कोण बराबर नहीं होंगे, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। बच गए 2, कौन कौन से? स्क्वायर और एक हमारा रेक्टेंगल। मतलब ये वाला पॉइंट से हमारा निकल के आ गया कि या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। अब कह रहा है कि इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है। ठीक है, तो अब इसमें बताइए दोनों को देख करके या क्या हो सकता है? ये वर्ग भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे क्लियर कर देता ना कि सभी भुजाएं बराबर है, तब तो हमारा आंसर वर्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है ऑप्शन को देख कर कि वर्ग होगा कि आयत होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, आयत में दे रखा ऑप्शन में कि आयत या वर्ग कुछ भी हो सकता है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयत या वर्ग। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल से आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सारे सबकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की मतलब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए,
आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती हैं। इसी का जस्ट एक दूसरा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, तथा पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, ठीक है, जो कभी ना मिलने वाली रेखाएं होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर होती हैं और आपस में बराबर भी होती हैं, ठीक है, बट इनका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, ये कोण इससे अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग देख लिए, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इसी का दूसरा भाई जो होता है उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें भी क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, प्रत्येक कोण डिफरेंट होता है, मतलब दो कोण समान होंगे लेकिन चारों कोण जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे आपका आंसर निकल आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि है या ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है ना 45.50 के बराबर नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 45.50 के बराबर नहीं है, नहीं वाला बताना है, आप करेक्ट वाला नहीं है कि आंख बंद करके देखा पहला वाला आंसर आ गया बराबर वही आप करेक्ट करके आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नहीं वाला ध्यान रखना है कि नहीं बताना है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें पिक करिए ना, किस इसमें सबसे बड़ा रुपया कौन सा है, ये बी दे रहा है, बी हमको कितना दे रहा है, 20 रुपया दे रहा है, उससे कम ए दे रहा है, मतलब ए हमको दे रहा है 10 और बी दे रहा है 20, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ना आप बस एक बार एक नज़र दौड़ा के देख लीजिए कि क्या इन तीनों को मिलाने से कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा नंबर बढ़ रहा है जो इससे बड़ा हो, मतलब 45 से ज़्यादा हो रहा हो, तो वही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब देखिए A4 दे रखा है, B0 दे रखा है, तो इसके क्या बनेगा, ए का अगर 4 दे रखा है तो ए की वैल्यू 10 है, तो A4 ले लो कितना हो जाएगा, 10 को 40 हो जाएगा, B0 है तो मतलब इससे केवल ए और बी मिला करके 40 बनेगा। इससे क्या बनेगा, A0 है कुछ नहीं होगा, B2 है, एक बी की वैल्यू 20 है, तो इससे भी आपका क्या हो रहा है, 40 बन रहा है। इसमें क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की 2 से कितनी बनेंगे 20 और बी की 1 से कितनी बनेंगे 20, ये भी 40 बनेगा, ठीक है। तीनों इसको देख लेते हैं, फोर्थ वाले को। ये कह रहा है A = 1 एंड B = 2। अब देखिए यहाँ पे A = 1 जब ले लोगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखा है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो जब B2 ले लोगे तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 हो जाएगी और ये 10 दोनों मिलकर के 50 हो जाएंगे। यही आपका निकल गया ना कि ये इनकरेक्ट हो गया। ए की वैल्यू है, ये कह रहा है कि 1 लो, बी कह रहा है 2 ले लोगे, भाई इसकी वैल्यू तो 50 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब टोटल, क्योंकि ई भी यहाँ पे दे रखा 50 से ज़्यादा हो जा रही है और हमको आंसर में पूछ रहा है कि 45.50 ही होना चाहिए, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयत में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल बताना चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं ना कि कोई भी एक आकृति हो, अगर इसको कितना भी तोड़ मरोड़ करके ना इसी आकृति को अगर आप दूसरे शेप में बना देते हो ना, कोई भी आकृति, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा ना वो आपस में बराबर होगा, क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये तो वही बात हुई ना कि सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, एक बाल्टी का यहाँ पर पानी की बात, एक बाल्टी में पानी रखा है, उसको आप क्या करिए सारे बाल्टी के पानी निकाल कर 4-5 बोतल में भर देते हो। तो मैं अगर बोलूँगा कि जितना बाल्टी में पानी का आयतन था वो तो सेम ही रहा ना, जितना जितना बोतलों में आपका पानी है वो तो सेम रहा, वो तो कम ज़्यादा हुआ नहीं, बस आकृति चेंज हो गई है, बस आयतन तो सेम रहा। तो वैसे ही क्या हुआ कि एक आकृति को अगर दूसरे आकृति में तोड़ मरोड़ दोगे तो क्षेत्रफल आपका बराबर आएगा, क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, बस एक यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखिए आयताकार कागज था, कितने का, 4 का और 6 का, 4/6 का, 4 चौड़ाई 6 लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 × 6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आपका क्षेत्रफल आयत की, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया 4 × 6। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि इसको कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयत में विभाजित किया जाता है, मतलब ये बड़ा वाला था, बड़ा वाला रेक्टेंगल था, इसको हमने क्या कर दिया छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, इस ऐसे ऐसे मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितने में कह रहे हैं 4 में डिवाइड किया गया। तो मैंने आपको बताया ना कि बड़े वाले का जो क्षेत्रफल होगा इन चारों के क्षेत्रफल को मिला करके आपस में बराबर होगा, और कह रहे हैं कि चारों का समान आकृति है, मतलब चारों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये क्या होगा 4 × छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब ये 4 जो आयत बन रहा है ना इनका क्षेत्रफल कितना होगा 4 टाइम्स इंटू एक आयत का क्षेत्रफल छोटे वाले का। तो
और मैंने अभी आपको बताया कि बड़े आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो सभी छोटे आयतों को मिलाकर के क्षेत्रफल उसके बराबर होगा। तो इसको आप बराबर कर दीजिए, कितना 4 × 6 आपका बड़े आयत का क्षेत्रफल हो गया, इक्वल टू 4 इंटू ये छोटे वाले आयत जितने भी थे ना सबका मिला करके कितना आया था, 4 × छोटे आयत का क्षेत्रफल ही तो आया था 4 × a। ठीक है, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब छोटे वाले एक आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको कैंसिल नहीं किया था। सिंपल से आपको क्या याद रखना है कि बड़े आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा जितने भी छोटे आयत बन रहे हैं उन सबके क्षेत्रफलों को योग के बराबर होगा। मैंने 4 टाइम्स इसलिए कर दिया क्योंकि 4 समान छोटे आयत दे रखे थे, तो 4 को ऐड करने का मतलब है 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक छोटे आयत के क्षेत्रफल से, यहाँ से आप छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक एक तुला के दोनों जो पलड़े होते हैं ना, जो पार्ट होते हैं, इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या कह रहा है कि पैंस, इसको पैंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे तराजू होता है ना, देखा होगा आपने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तराजू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैंस बोलते हैं। तो एक पैन में दूसरी वस्तु, पहली वस्तु रखी जाती है, इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए। ठीक है, दूसरे में कोई वस्तु रखी जाती है, तो पहला पैन P1 है, दूसरा P2 है। अब आपको बताना है कि सही विकल्प चुनना है। जब पहला जो पैन होगा वो नीचे रहता है, तो आपको सबको पता होगा ना कि पैन नीचे कब होगा, जब इसमें क्या करोगे आप, बड़ी भारी वस्तु रखोगे। तराजू आपने देखा होगा ना कि पलड़ा जो होता है, जो पैन होता है, नीचे कब जाता है, जब उसमें भारी वस्तु रखी जाती है। तो वही कह रहा है कि जब पहला जो पैन होता है वो नीचे रहता है, वही आपको बताना है कि इसमें होगा। मतलब ये आप ऐसे समझिए कि ये ऐसे हो जाए। ठीक है, P1 और ये आपका P2 हो जाए। मतलब पहला वाला जो पैन है वो आपका नीचे आ जाए और ऊपर दूसरा वाला ऊपर चला जाए। तो कैसे होगा ये, जब P1 में आपको क्या रखना पड़ेगा, भारी वस्तु रखनी पड़ेगी कंपेयर टू P2 के। ठीक है, तभी तो P2 ऊपर उठेगा और P1 नीचे आएगा। तो बस देख लीजिए कि पहली वस्तु कौन सी भारी होगी, दूसरी कौन सी हल्की होगी, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक नोटबुक सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, ये कभी भारी हो सकता है, नोटबुक तो हमेशा हल्का सा होगा ना। सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग दूसरे में रखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, मतलब बैग तो भारी होता है ना नोटबुक से, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एक नोटबुक और एक चाक, ये होगा, क्योंकि देखिए आपने स्कूल में चौक देखा होगा, एक चौक लेते हो तो कितना रहता है, बहुत हल्का सा रहता है। एक नोटबुक, पूरी नोटबुक बहुत भारी होती है ना, तो एक नोटबुक को अगर P1 में रखोगे तो P1 वाला जो पेन है वो नीचे चला जाएगा और P2 वाला ऊपर चला जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले वाले में नोटबुक रखते हो, दूसरे वाले में चाक रखते हो, तो P1 जो होगा, पहला वाला जो पेन होगा वो नीचे आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी टेबल्स दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में इस प्रकार दे रखी है कि ये स्टूडेंट्स हैं विभिन्न सेक्शन में, A में 40, B में 43, C में इतने इतने, ये दे रखा है नंबर्स। आपको बताना है कि कौन से पेयर्स हैं जिसमें संख्या का अंतर समान है। अब देख लीजिए, इसमें तो आपको मतलब एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। A और C और D और E में, A और C का देखते हैं। A में कितना है 40 और C में कितना है 2, तो A और C में कितने होंगे 2, और D और E में कितना है, D में कितना है 32 और E में कितना है 36, इनका डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। AB और CD देख लीजिए, AB में कितना है 3 का डिफरेंस है, और CD में कितना है 42 और 32, कितना हो जाएगा 12, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। AE और D देख लीजिए, A में कितना है 40, E में कितना है 36, 40 और 36 का डिफरेंस कितना आता है 4। ठीक है, और D और E में, D में कितना है 32, E में कितना है 36, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4। मतलब AE और DE दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस जो दे रखा नंबर उस नंबर को पकड़ना, उस सेक्शन को पकड़ना है, दोनों सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, घटाव ले लेना है, और देख लेना है कि जितने भी पेयर हैं किसी में सेम आ रहा है। तो हम एक एक करके जब चेक किए तो हमको पता चला कि AE और DE का जो स्टूडेंट का डिफरेंस है 4 है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि किसका अंतर समान है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, आपसे पूछ रहा है 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल एक से और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। मैंने एक नंबर सिस्टम पे डिटेल क्लास ली है, 3 क्लासेस ली थी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सीटेट की प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं प्लान कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पर एक और क्लास लूँ। ठीक है, तो जिसको भी देखना हो जा करके वो वाली क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने बता दिया क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो केवल 1 से और खुद से सेल्फ से डिवाइड होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो
सर्वप्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्या बताइए, पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? कमेंट बॉक्स में सब लोग उत्तर करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती। 1 ना तो अभाज्य है, ना ही तो भाज्य है, 1 को काउंट नहीं करते हैं, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 5 अभाज्य संख्या लिख लीजिए कितनी है? 2, 3, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, चौथी 7 होती है, पाँचवीं 11 होती है। इन दोनों का औसत पूछ रहा है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ो, इन सब का सम कर दिए। इन सब का सम करेंगे कितना होगा? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11, 28, टोटल सम आता गया 28। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना भी सम आता है उसको क्या करते हैं? टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर कितने थे? 5 थे, 5 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 5 25, और क्या आपका हाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3, 5 6 30, तो 5.6 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसका एवरेज हो जाएगा 5.6, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद जो 4 और बचे सबको लिख लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट पिछले वाले शिफ्ट में मैंने इससे हम क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आपको दूसरी जो है ना नेक्स्ट 2 एंट्रीज आपको बतानी है क्या होगी इस पैटर्न में। देखिए ये दे रखा है, तो पैटर्न देखिए ध्यान से, 1 2 3, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? 5 6 7, फिर एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर सर, मतलब 3 3 का नंबर आ रहा है। और देख रहे हैं जहाँ अल्फ़ाबेट आ रहा है वहाँ का नंबर गायब है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 4 की जगह आपका एफ आ गया, फिर क्या आ गया? 5 6 7, 8 की जगह ई आ गया, फिर 9 10, इसके बाद क्या आएगा? 11 आएगा। देख रहे हैं क्योंकि 3 3 का पेयर बन रहा है ना, यहाँ पे 3 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग था, तो 9 10 के बाद एक 11 आ जाएगा, और 11 के बाद 12 आना चाहिए, लेकिन 12 की जगह ये क्या आएगा? एक कोई भी करेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, टी लिख दीजिए, यहाँ पर अगर कुछ भी हो सकता था, बी हो सकता था, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? 11 दे रखा है, बस एक यही ऑप्शन मैच कर रहा है कि पहला वाला नंबर 11 होगा, दूसरा टी होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या किया। देखिए यहाँ पर 3 3 का पेयर बन रहा है, 1 2 3, फिर 4 की जगह एफ आ गया, फिर 5 6 7, फिर 8 की जगह ई आ गया, फिर 9 10 क्या होगा? 11 ही तो आएगा ना। 9 10 के बाद 11 आएगा, तो 11 हमने लिख दिया, और उसके बाद एक कोई भी अल्फ़ाबेट आ रहा था, तो एक मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट टी दे दिया। हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या आएगा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस हमने देख लिया कि 11 किस में है, तो 11 इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर इज रिफर्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं ना? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि कोई भी दो, ये भी हमने नेचुरल नंबर जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है अपने नंबर सिस्टम की क्लास में, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, सारे तरीके के नंबर बताए वहाँ पे। एक दो प्रॉपर्टी भी मैंने बताई है, तो उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, ठीक है। तो किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कुल योग, जो कुल योगफल होता है एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब एक प्राकृतिक संख्या 2 है, तीस से दूसरी क्या है? 3 है, तो इसका जो सम करोगे तो 5 ही तो आएगा, मतलब वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। तो यही कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप से बनाता है? इसको संवरक गुण बोलते हैं, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर का मतलब होता है ना बंद हो गया, क्लोजर का मतलब एक लिमिट में आ गया, मतलब 2 नेचुरल नंबर था, 3 नेचुरल नंबर था, तो 5 भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको संवरक गुण का फॉलो करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवरक गुण, ठीक है। तो आई होप सबको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।